राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा चुनाव से उठा सियासी तूफान कांग्रेस के लिए अब एक बड़ा झटका लेकर के आया है। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। किरण चौधरी के साथ उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने भी पार्टी छोड़ दी है और बताया यह जा रहा है कि किरण चौधरी कल यानी कि बुधवार को बीजेपी में शामिल होंगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त छींटाकशी का दौर चल रहा है। किरण चौधरी से पहले सिरसा सांसद कुमारी सैलजा भी टिकट बंटवारे पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। अब ऐसे में यहां पर सवाल यह उठता है कि विधानसभा चुनाव से ऐन पहले किरण चौधरी का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना क्या पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होगा? कांग्रेस के लिए किरण का पार्टी छोड़ना कितना बड़ा झटका है, आज हम भी इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। तो ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए आप जरूर इसको कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद से ही आप देख रहे थे कि किरण चौधरी की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर दिख रही थी। किरण चौधरी ने एक नहीं कई बार इस बात को कहा और आपने देखा कि जब राहुल गांधी भी पहुंचे थे रैली करने के लिए तो उस दौरान भी किरण चौधरी और राव दान सिंह के बीच में किस तरीके से जो बातचीत है वो मंच पर राहुल गांधी के सामने हो रही थी। और उसके बाद भी आप देख रहे थे कि लगातार एक तो टिकट बंटवारे से नाराजगी थी और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद से मुखर होकर के किरण चौधरी बार बार इस बात को कह रही थी कि एक तरीके से राजनीति के तहत उनको रास्ते से हटाने का काम किया जा रहा है, उनकी राजनीति को खत्म करने का काम किया जा रहा है और सीधे तौर पर वो हमलावर थी। और इसी वजह से आज देखिए ये एक बड़ा फैसला किया गया किरण चौधरी की तरफ से, जिसमें उन्होंने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और खबर यह है कि कल वो भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन कर लेंगी और न सिर्फ किरण चौधरी बल्कि उनके साथ श्रुति चौधरी भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुकी हैं और अब कल वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। तो ये इस समय हरियाणा के सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी है। अब हालांकि इसके बहुत सारे कारण रहे हैं, इसके पहले भी समय समय पर आप देखते रहे कि इसी तरह से एक तो बगावत के सुर भी उठते रहे, दूसरा ये है कि गुटबाजी को लेकर के कांग्रेस में तमाम सवाल उठते रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि हम लोग भी इस विषय पर चर्चा करते रहे, कल भी हम लोग कांग्रेस की ही आपसी इस कलह पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज देखिए किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे कुमारी सैलजा जिस बात को कह रही हो या जिस बात को दोहराते हुए किरण चौधरी ने राजनीतिक तौर पर उनको कहीं ना कहीं सामने से हटाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया, उनके जो टिकट बंटवारे हैं उसकी नाराजगी में यह बात साफ तौर पर झलक रही थी। और साथ साथ अब वो कई बातें इसके पहले भी बड़ी मुखर होकर के कहती रही, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि तो अब सवाल यहां से यही है कि अब यहां से आगे हरियाणा की जो राजनीति है उसमें अब किस तरीके का जो आगे का जो मंजर है वो देखने को होगा। क्योंकि कल सुबह 10:30 बजे वो बीजेपी में शामिल होंगी, ये जानकारी आ रही है। और अब किरण चौधरी के कांग्रेस से इस्तीफे से हरियाणा की आप देखिए जो राजनीति है वो इस समय सबसे ज्यादा गरमाई हुई है। लेकिन इसके मायने आज थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ठीक चुनाव के मुहाने पर हैं विधानसभा के। और ऐसे में जहां पर कांग्रेस पार्टी बार बार यह दावा कर रही है कि इस बार प्रदेश में वो सरकार बनाने वाली है, एक बड़े नेता का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना इसके मायने समझते हैं। फिलहाल मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंगदास गर्ग जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंगदास गर्ग जी आपका स्वागत है। और नवीन गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन गौड़ जी आपका भी स्वागत है। गर्ग साहब आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। गर्ग साहब अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, किरण चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कल 10:30 बजे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाली हैं, श्रुति चौधरी भी छोड़ चुकी हैं। गर्ग साहब आपको आवाज मिल रही है? चलिए गर्ग साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं प्रवीण जी का ही रुक कर लेता हूं। प्रवीण जी, किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी, श्रुति चौधरी जी ने पार्टी छोड़ी और सब जानकारी ये कल 10:30 बजे वो बीजेपी में शामिल होने वाली हैं, इसको कैसे देखा जाए? आयुष भाई, आपको ध्यान होगा एक बार हम चर्चा कर रहे थे और मैंने चर्चा में ये बात कही थी कि 2024 के चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस नाम की पार्टी नहीं बचेगी। उस वक्त हालांकि बहुत से लोगों को संशय हुआ था, शायद आपने भी थोड़ा संशय प्रकट किया था कि आप ये कैसे कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किरण चौधरी जैसी नेता जो पार्टी की लेजिस्लेटिव के अंदर पार्टी की नेता रही है, सीएलपी लीडर रही है कांग्रेस की, और किरण चौधरी बंसीलाल की लेगेसी को लेकर राजनीति करती रही है। चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा नाम है, चौधरी बंसीलाल को हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है।
उनकी लेगेसी को लेके चलने वाली नेता जो सीएलपी लीडर रह चुकी है, आज वो कांग्रेस से इस कदर परेशान हो चुकी हैं कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देना बेहतर समझा। एक चीज और आपने ध्यान दी होगी आयुष भाई, किरण चौधरी ने जो अपने इस्तीफे में लिखा, आपको ध्यान होगा, मैंने उस वक्त भी ये चर्चा में कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस जेबी पार्टी बन चुकी है, पिता पुत्र ने कांग्रेस को अपनी जेब में डाल लिया है। और लगभग यही बात किरण चौधरी जी अप्रत्यक्ष रूप से अपने इस्तीफे में लिख रही है, क्योंकि आपको ये साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस नहीं है। हरियाणा के अंदर हुड्डा कांग्रेस के नाम से जो पार्टी काम कर रही है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जेब की पार्टी। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस को छोड़ने पे मजबूर है। और दूसरा, जो भी नेता भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है, भारत की इस विकास यात्रा का सहभागी बनना चाहता है, स्वाभाविक है वो कांग्रेस जैसी पार्टी में तो कतई नहीं रह सकता। क्योंकि जिस पार्टी का इतिहास काला इतिहास रहा हो, जिस पार्टी ने इस देश की जनता के संसाधनों की लूट की हो, जिस पार्टी ने लगातार देश को आगे बढ़ाने की बजाय किस तरह से देश आगे ना बढ़ पाए इस तरह के काम किए हो, तो लोग धीरे धीरे ऐसी पार्टी की असलियत को समझते हुए पार्टी को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। और किरण चौधरी जी का जो इस्तीफा है वो इस तरह नहीं प्रवीण जी, लेकिन आपने चूंकि कहा कि आपने पहले भी कई चर्चाओं में इस बात को कहा और आपने ये भी कहा कि भाई ये 24 के चुनाव के बाद आप देखेंगे कि भाई कांग्रेस जैसी कोई चीज हरियाणा प्रदेश के अंदर कम से कम नहीं होगी। आज किरण चौधरी इस्तीफा दे रही है, कल वो बीजेपी में शामिल हो रही है, क्या इस फहरिस्त में और लोग भी हो सकते हैं, आप ये कह रहे हैं प्रवीण जी? बिल्कुल हो सकते हैं आयुष भाई, क्यों नहीं हो सकते। मैंने जैसे बताया कि जो लोग भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं, जो लोग इस विकास यात्रा के सहभागी बनना चाहते हैं, कम से कम वो कांग्रेस जैसी पार्टी में तो नहीं रहेगी। उन कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में काम कर रही थी, जिस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस को पिता पुत्र ने अपनी जेब में डाला हुआ है, जिस तरह से कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंचों से, देखिए सार्वजनिक मंचों से मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुमारी शैलजा तक लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की कार्यप्रणाली की आलोचना कर चुकी है। शैलजा जी बहुत बड़ी नेता है कांग्रेस की, लेकिन अगर शैलजा जी भी आलोचना करने पे मजबूर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे राजनीतिक दल का हश्र क्या होने वाला। और जैसे विधानसभा चुनाव होंगे, हरियाणा से कांग्रेस नाम की पार्टी खत्म हो जाएगी, ये बात आप देखेंगे। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, और ये आपके सामने आएगी जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की सिर्फ उटोवल तो हम लगातार देखते रहे। कांग्रेस के अंदर अलग अलग नेता अपनी डफली अपना राग अलापते रहते हैं, ये हम लगातार देखते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के हालात इस तरह से हो गए हैं कि जो पार्टी धारा 370 हटाने पे उसका विरोध करना शुरू कर दे, जो पार्टी राम मंदिर के भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा उसका विरोध करना शुरू कर दे, जो पार्टी हमारी सेना से सवाल पूछने शुरू कर दे, सेना के शौर्य पे सवाल खड़े करने शुरू कर दे, और जो पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर आगे बढ़ जाए कि वो इस तरह के बयानबाजी उनके नेताओं की तरफ से हमारे सामने आने शुरू हो जाए जो देश के लोगों के स्वभाव और इच्छा के विरुद्ध हो, तो ऐसी राजनीतिक दल का ये हश्र होना स्वाभाविक। आयुष भाई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी की बात है। बहुत से लोग यहाँ पे चर्चा में दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, और मैं समझता हूं जब वो अपनी राय देंगे तो कहीं ना कहीं ये बात आपके सामने आएगी कि कांग्रेस के जो हालात है, कांग्रेस खुद ब खुद खत्म हो जाएगी 2024 के बाद। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, गर्ग साहब सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? बोलिए आयुष जी, आपकी आवाज आ रही मेरे पास? जी जी जी, हाँ गर्ग साहब, सवाल मेरा यही है, तो किरण चौधरी इस्तीफा दे चुकी हैं, कल 10:30 बजे शामिल होने वाली बीजेपी में, लेकिन इस्तीफे में जो वो बात लिख रही हैं वो ये कह रही हैं कि एक निजी जागीर की तरह पार्टी को चलाया जा रहा है, मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, मेरी राजनीति को खत्म करने की साजिश है। एक बड़ी नेता आपकी रहे हैं किरण चौधरी रही हैं, अब तो मैं रही हूं कहूंगा क्योंकि छोड़ चुकी पार्टी। दूसरा ये है कि सीएलपी लीडर रही हैं वो आपकी। इतनी बड़ी नेता अगर पार्टी को छोड़ रही है इस तरह की बातों को कहते हुए, तो उसको कैसे देखें गर्ग साहब? कोई किसी को खत्म नहीं करता, ना किसी को खत्म कर सकता है। अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। जिस व्यक्ति ने लगातार बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस पार्टी का लगातार विरोध किया हो, जिस पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, अनेकों बार विधायक बनाया, 2 बार मंत्री बनाया, और उसकी बेटी श्रुति को 3 बार लोकसभा की टिकट दी, 1 बार सांसद बनाया, वो
जो ये कहे पार्टी में ठीक नहीं, वो जिस व्यक्ति ने राज्यसभा के अंदर खुले तौर पर बीजेपी की मदद करी हो और अपनी वोट क्रॉस करी हो, उसकी बात करते हो आप। और आज देखिए लोकसभा चुनाव के अंदर खुले तौर पे कहता हूं, और जहां तक कि हमारे उम्मीदवार जी ने, जो हमारे रामदान सिंह ने खुला आरोप लगाया था, आपकी टीवी पे कई बार डिबेट भी हुई है, खुला विरोध किया और फिर कहते हैं हम पार्टी केडर के नेता हैं। और ऐसे को जिसके पास एक से दूसरा विधायक नहीं था, खुद अकेली विधायक थी पार्टी के अंदर, सीएलपी नेता बनाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। सीएलपी नेता वो बनता है जिसके पास मतलब विधायक हो, एक विधायक और सारे विधायक हुड्डा साहब के साथ, फिर भी सीएलपी नहीं। लेकिन राव दान सिंह जो आरोप लगा रहे थे भाई, यही बात तो किरण चौधरी ने भी कही भाई। जब श्रुति चौधरी थी तो राव दान सिंह ने कितनी मदद की थी। और दूसरा ये है कि इस बार भाई अगर आप देखेंगे तो कम से कम किरण चौधरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो राव दान सिंह नहीं हारे, वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए। तो इसमें किरण चौधरी क्या करेंगे भाई? आप टिकट्स का बंटवारा नहीं सही कर रहे हैं, निजी जागीर की तरह चला रहे हैं। उनकी टीस है वो इस बात को कह रही है। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि वो आप या कांग्रेस से किसी तरह से नाराज, उनकी नाराजगी है प्रदेश के अंदर सही नहीं हो रहा है काम। आयु सुनिए, प्रदेश में बहुत बढ़िया चल रहा है और और ज्यादा बढ़िया चलेगा। लगातार रोज टीवी पे एक सवाल जवाब करना पड़ता था, कांग्रेस की डिबेट की बजाय इनका जवाब देना पड़ता था। आज किरण ने ये कह दिया, आज किरण ने वो कह दिया, और हम तो बावले हो गए जवाब दे देकर हैं कि किरण ने कह दिया, फलाना ने कह दिया। मैं कहता हूँ जो पार्टी के विरोध में काम करे, तो बड़े नेता कह रहे हैं ना भाई। देखिए अब तो वो चली गई, कुमारी सैलजा ने भी कमोबेश बिल्कुल यही बात कही है गर्ग साहब। अब मुझे बताइए, कल को कुमारी सैलजा भी अगर पार्टी छोड़ेंगे तब भी आप कहेंगे कि उनको डिफेंड करना पड़ रहा था मुझे? सुन लो, पार्टी लाइन से हटकर कुमारी सैलजा ने भी यही बात कही। चुनाव जीतने के बाद जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि टिकट वितरण सही तरीके से नहीं हुआ। तो देखो इस बात का फर्क है, ये तो बाई नेम एक आदमी की जागीर बन गई, एक आदमी का कब्जा हो गया, तेरे पल्ले कुछ है नहीं है, तेने कब्जा करवा देगा। एक विधायक को क्या सीएलपी नेता बना दिया, 3 बार बेटी को टिकट दे दी लोकसभा की, 1 बार जीत कर आई, 2 बार मंत्री बना दिया। तो सैलजा जी भी तो यही बात कह रही हैं भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शीशा मार करके लोगों कांच को तोड़ दे रहे हैं, दरवाजों को तोड़ दे रहे हैं। क्या हो रहा है वो सब हम लोग देख रहे हैं ना गर्ग साहब। आज वो आपकी पार्टी में है, जैसे कल तक आप किरण चौधरी को डिफेंड कर रहे थे, आज आप सैलजा को भी डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि भाई आपके ये सीनियर लीडर इस तरह की बातों को कह रहे हैं तो कहीं तो कुछ फ्रिक्शन होगा ना। जी मैं बैठा हूं, एक बार आप सारे सवाल इकट्ठे पूछ लो, फिर मैं जवाब दूंगा। और मैं जो हर चीज जहाँ किरण चौधरी आपने पहले भी बयान लिया, मैंने पहले भी कहा है, लो शरीर है, एक शरीर का कोई आंगली गल जाए तो हम तो कीड़ा लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे। उसकी बेटी खुश रहे, हमारा किसी प्रकार का विरोध नहीं, हमारे साथ काम किया, हमने मिलकर काम किया, हम हमारी शुभकामनाएं उसके साथ है। मगर ये बात ना कहे पार्टी ने सामान नहीं दिया, सामान तो पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी सामान दिया था, चौधरी वीरेंद्र को भी सामान दिया था, कुलदीप बिश्नोई की भी खराब मट्टी कर रखी है, उसको भी सामान दिया था। सारा सामान पता लग जाएगा। और एक बात कहता हूँ, आयु जी आगे है विधानसभा चुनाव, आप समझते हो किरण चौधरी ने क्या किया राज्यसभा में, आपसे कोई छाननी नहीं। भवानी खेड़ा के अंदर खुली खिलाफ, यही तो कह रहे हैं ना गर्ग साहब कि वो आप सुनते नहीं है, उनकी बातों उनको दबाया जा रहा है, उनकी राजनीति को खत्म किया जा रहा है। कल को आप तो शाम से भी टिकट नहीं देंगे तो क्या करेंगे वो? हाईकमान को तरह के बयान होते थे तो गर्ग साहब आपके ही स्टेटमेंट हैं, मैं आपके स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं। आप कहते हैं कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी बात कह सकता है। तो जब वो इस बात को कह रही तो उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? उनकी समस्या को सुनेंगे नहीं तो लिख रही है पत्र, इस्तीफा दे रही है, जा रही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। एक बात और लो, 362
हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट मांगी, टिकट में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उन पार्टी को 362 हराने में के और लिए किरण चौधरी में फर्क है ना बजरंग दास गर्ग साहब, आप ये तो मानते हैं ना कम से कम। मैं इस बात को मानता हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे होगा वो और अच्छा ठीक है, होगा। चलिए आप, अच्छा आप ये मान रहे हैं कि उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? आप कह रहे हैं ये अच्छा हुआ वो चली गई? मैं कहता हूँ पार्टी को फायदा मिलेगा, और बोलो खुले तौर पे कहता हूँ। चलिए ये बड़ी बात आपने कह दी, ठीक है। ये रोज नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप पार्टी को फायदा मिलेगा, मतलब किरण चौधरी जब तक थी तब तक कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा था। बिल्कुल नुकसान था, रोज चलिए ठीक है, अब आपने पॉइंट सही रखा है, ठीक है। मैं आऊंगा अभी, अब ओंकार जी का मैं रुख करता हूं। ओंकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार जी स्वागत आपका चर्चा में। किरण चौधरी पार्टी छोड़ रही है, कह रही है कि एक निजी जागीर की तरह पार्टी को, कांग्रेस को चलाया जा रहा है। और अभी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी पार्टी को चुनने के लिए, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरे भाई प्रवीण जी बात कर रहे थे, प्रवीण अत्रे जी, कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस खत्म नहीं होगी, कांग्रेस बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो जाएगा। जितने भी कांग्रेस वाले हैं उन सबको बीजेपी ग्रहण कर रही है। आज अगर बीजेपी का देखा जाए क्या हाल है, इनके अपने नेता नहीं है, इनेलो के इनके बीच में गए और कांग्रेस के इनके बीच में गए। बीजेपी का अपना क्या रखा है, ना पहले था ना अब है। ये तो दूसरी बात है, क्योंकि कांग्रेस में फूट है। ये फूट तो हमारे में भी पड़ी थी, हमारी फूट हमारे को 0 लेवल पर ले गई। ये फूट अब कांग्रेस में चल रही है। लेकिन हरियाणा का सिनेरियो जो है, लेकिन क्षेत्रीय दल को लोकसभा के चुनाव में आमतौर पर कोई अहमियत नहीं दी जाती। वो दूसरी बात है, 2014 में हम 2 सीट जीते, जबकि मोदी की पूरी प्रचंड लहर थी। 2019 में हमारी पार्टी खुद टूट गई, तो जीतने का तो मतलब ही नहीं। यही हाल 2024 में हुआ। ये चुनाव मोदी वर्सेस जनता हो गया था, क्योंकि बीजेपी वालों ने नारा लगाए 400 पार 400 पार, तो जनता को कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि वोट तो हमारी, 400 पार का नारा तुम्हारा, ये कैसे है। तो ये जो इलेक्शन है मोदी वर्सेस जनता हो गया था। ओंकार जी, लेकिन मैं तो अभय चौटाला जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी आज कहा, वो तो ये कह रहे हैं कि भूपेश वितरण को लेकर के उनकी पार्टी से नाराजगी, उनके पार्टी के अंदर के लोग यही बात कह रहे हैं और इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे देखेंगे इसको फिर? आयुष जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हमारी मीटिंग में आके वहां डली थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि थर्ड फ्रंट नहीं, अप फ्रंट नाम रखा जाएगा, मेन फ्रंट नाम रखा जाएगा। इंडिया गठबंधन की नींव वहां पे पड़ी। लेकिन हरियाणा में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने उत्तर मोह में इनेलो को शामिल नहीं किया। वो शामिल न करने का खमियाजा क्या हुआ, कुरुक्षेत्र की सीट भी तुम्हारे सामने है और दूसरी सीटों पर भी इनेलो का वोट बैंक। तो ओंकार जी, कहीं ना कहीं अभय चौटाला भी, आप भी तो इस बात को मान रही हैं? देखिए, ये तो बात पक्की है कि कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब की डिक्टेटरशिप तो है, लेकिन ये उनका आंतरिक मामला, हमारे को इसमें क्या कमेंट करना। हमें तो अपना पता है कि इंडियन नेशनल लोक दल लोकसभा में जनता ने बहुत कम वोट दिए, हमने अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का अब चुनाव है। अब आप देखने जब विधानसभा के चुनाव होंगे ना, लोग बीजेपी वालों के तो टोटल खिलाफ है, किसान भी खिलाफ है। ये कहते हैं, आज भी किसान धरने पे बैठे हैं, अरे अब तो तुम्हारी तीसरी सरकार बन गई, अब तो उनकी मांगे मान लो। लेकिन ये हट कर नहीं, पूरी तरह से नाराजगी की, चलिए ये 10 पर थे, 10 से ये 5 पर आ गए। नहीं ओंकार जी, 10 थे, 10 से 5 पर आ गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर पूरी नाराजगी, जो बात आप कह रहे हैं, एकदम ही नाराज, एक मतलब पसंद ही नहीं करता किसान इनको, तो इनको हरा देता, वो 5 सीटें भी नहीं मिलती इनको। बिल्कुल ना मिलती। अगर इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकदल को भी शामिल किया होता, एक भी सीट ना मिलती इनको, बीजेपी वालों को। ये जो 5 सीटें मिली हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलतियों के कारण मिली। अच्छा ठीक है, नवीन गौड़ जी। नमस्कार, और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को, और जितने मेरे पैनलिस्ट साथी बैठे सभी को नमस्कार। किरण चौधरी जी गई हैं, वो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, उनके पार्टी के अंदर खाते क्या डिस्कशन था, क्या पॉइंट था, वो बजरंग दास गर्ग जी जिनकी पार्टी से वो गए हैं, और प्रवीण अत्रे जी जिनकी पार्टी में जाने की उनकी चर्चाएं हैं, उनका इंटरनल डिस्कशन है, वो किस प्रकार से होगा। मुझे जो इसमें एक विचार करने की बात है, जो गंभीर बात है, अब एक सुगबुगाहट भी उस क्षेत्र से हमें सुनने में आई है कि वहां के जो लोकल लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि उनमें एक सुगबुगाहट है कि यहाँ की टिकटें तो गई, अब भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल क्षेत्र की टिकटें हैं, उस क्षेत्र की टिकटें हैं जहां से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी लड़ती हैं,
उनकी टिकट तो अब चली जाएंगी। अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको तो टिकट मिलने वाली यहाँ पे है नहीं। तो वहां के जो लोकल लीडर है उसमें भयंकर नाराजगी है। मेरी अभी भी कुछ पर्सनली मेरी कुछ जानकारों से बात हुई वहां के लोकल लीडर से, उनमें एक भयंकर नाराजगी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो विधानसभा चुनाव की जहां तक हम बात करते हैं, विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों पे होने वाला है। नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरी पार्टी से एक पार्टी में आते हैं। दुनिया जहान के नेता यहां से वहां ज्वाइन करते हैं। वो विचारधारा की लड़ाई, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वो कम से कम विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कोई भी नेता जो एक पार्टी से दूसरे राजनीतिक दल में आते हैं, अगर वो सिमिलर विचारधारा की पार्टी में जाते तब भी बात समझ में आती है, बट एकदम अपोजिट विचारधारा की पार्टी में जाते हैं, कल तक जिसको गालियां दे रहे थे आज उसी राजनीतिक दल में जाके टिकट मांग रहे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही डाउटफुल है। तीसरी बात, अब नेता चले गए, कमाल है, बिल्कुल अपोजिट विचारधारा वाले मिलकर के साथ में चुनाव लड़ लें, साथ में मिलकर के सरकार बना लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी ज्वाइन कर लें तो उसमें समस्या है भाई। और ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी में लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। क्या कांग्रेसियों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया? और आम आदमी पार्टी किसके विरोध से उपजी हुई पार्टी है? बिल्कुल किया है। आम आदमी पार्टी में लोगों ने ज्वाइन भी किया है। में तो बिल्कुल आप में और कांग्रेस में तो बिल्कुल एकदम विरोधाभास है ना भाई। यूपीए की सरकार थी ना, तभी तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे बार बार कह रहे थे कांग्रेस खत्म कर देंगे, कांग्रेस खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी का किसी पार्टी के प्रति कोई विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति भी कोई विरोध नहीं है। ये नहीं कह रहे खत्म कर देंगे, वो तो कह रहे हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे, वो लड़ रहे हैं। हाँ, उनकी जो सोच है खत्म करने की, वो लोकतंत्र को भी खत्म कर देंगे। नहीं, लेकिन अब आप अपने स्टेटमेंट से पलट रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि एकदम विपरीत विचारधारा में कैसे लोग चले जाते हैं, तो मैंने उसका एग्जांपल दिया भाई। विपरीत विचारधारा तो आपकी और कांग्रेस की, इससे क्या विपरीत विचारधारा हो सकती है? मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूं आयुष जी, फिर आप बताइएगा। देखिए, विपरीत विचारधारा की जब हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार के विरोध में आम आदमी पार्टी है। किसी राजनीतिक दल को खत्म करने के विरोध में आम आदमी पार्टी नहीं है। तो किसी राजनीतिक दल को खत्म करना, जिन भ्रष्टाचारियों के नाम आप लिया करते थे, आज तो अलायंस में आप उनके साथ चुनाव लड़े हैं। गौड़ साहब नहीं लड़े हैं तो आप बताइए। अरविंद केजरीवाल के वो तमाम स्टेटमेंट, वो तमाम सारे बयान पब्लिक डोमेन में हैं, जिनमें वो बाकायदा नेताओं के नाम लेकर के कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और उनके साथ आपने चुनाव लड़ा है इस बार। ये पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगहों पे लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी। चंडीगढ़ में भ्रष्टाचारियों के साथ चले जाएंगे आप? लोग देश से नहीं, वो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, वो संविधान खत्म कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाएंगे। देश इंपॉर्टेंट है, संविधान इंपॉर्टेंट है। संविधान को बचाने के लिए देश के सभी राजनीतिक दल अगर एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? गौड़ साहब, वो तो जनता देख रही है, जनता का बुद्धि और विवेक बहुत तेज है, बिल्कुल तेज है। और जो इस बार का चुनाव विधानसभा का होने वाला है वो मूल मुद्दों पे होने वाला है। शिक्षा पे चुनाव होने वाला है, स्वास्थ्य पे चुनाव होने वाला है, बिजली पे, पानी पे। नेता जाएंगे और नेता आएंगे। विचारधारा और जनहित के काम जो पार्टी करेगी, जो राजनीतिक दल करेगा और जो बात करेगा जनता की समस्याओं का समाधान करने की, बात उसकी सुनी जाएगी, ना कि भाई वो बड़ा लीडर उस पार्टी में चला गया, वो बड़ा लीडर उस पार्टी से छोड़ के चला गया। वो नहीं, आपकी पार्टी में भी बड़े बड़े लीडर आए तो क्या आप लोगों ने नहीं कहा कि आपकी पार्टी को मजबूती मिलेगी? हम तो कहेंगे, बट मेन पार्टी में वही नेता तो लेने का मेरी पटनी मेरी आपकी पार्टी में आए तो अच्छा, उधर चले जाएं तो विपरीत विचारधारा। और आज आप कह रहे हैं कि शिक्षा पर, बिजली पर, सड़क पर, स्कूल पर, पानी पर बात करेंगे, और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव आप अलग अलग लड़ेंगे। तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी ने भी 10 साल शासन किया भाई। आप तो कह रहे हैं कि वो भी कुछ नहीं करेंगे, हम अलग लड़ेंगे चुनाव। ये तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। ये तो ना तो मेरे ख्याल कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड कर लिया, ना हमने डिसाइड कर लिया। कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र हुड्डा तो बार बार कह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा तो शीर्ष नेतृत्व है हरियाणा के अंदर। चलो हरियाणा के ठीक है ना, वो अभी फाइनल हमारी तरफ से शीर्ष नेतृत्व जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो वहां से नहीं डिसाइड हुआ है। और जब तक नहीं डिसाइड होगा, आपके बड़े नेता तो दिल्ली में ये बात, तो दिल्ली में भी तो यही बात कह रहे हैं ना कि आपका कांग्रेस के साथ अब कुछ नहीं, दिल्ली विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ा जाएगा। देखिए, जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है उसके ऊपर कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता तर्क संगत है, और मुझे नहीं लगता इस बात की कोई सेंस भी बनेगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सा नेता किस पार्टी से कहां पे गया, इंपॉर्टेंट ये है कि उस पार्टी का मूल मकसद क्या है, जनता के लिए मूल मकसद क्या है, और वो नेता उस पार्टी में आके जनता के मूल मकसदों को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करता है। आज भी मूल, ठीक है, आज भी आम आदमी पार्टी का मूल मकसद वही है। भ्रष्टाचार को खत्म करना मूल मकसद था ना, लेकिन फिर भ्रष्टाचारियों के साथ में आप लोग मिलकर के कहते हैं चुनाव लड़ लिया कि आप संविधान बचाने के लिए आ गए।
और ये आप मेरे लोग को कहते बार-बार- थे, आप कहते थे कि आपके हाँ। पास एविडेंस है और आप नाम लेकर के कहते थे नेताओं का, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। बाकी ठीक है, राजनीति सब करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा डिस्कशन है और मैं इससे कहना चाहता हूं, एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो, आपको भी पता होगा, आते ही भारतीय जनता पार्टी ने जो पहला काम किया था, दिल्ली सरकार के नीचे से एंटी करप्शन ब्यूरो को छीन लिया गया था। इसी प्रकार से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कर रही है वो नहीं सब नहीं ठीक जानते है, हैं। वो तो आप संविधान बचा रहे हैं ना, संविधान बचाने के लिए तो आप हैं ही। प्रवीण जी, किरण देखिए, चौधरी भाई, के आने से पार्टी को फायदा या नुकसान ये तो भविष्य में तय होगा, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपके वहां के जो लोकल लीडर हैं वो नाराज हो रहे हैं कि किरण चौधरी को आप ले आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इनको भारतीय जनता पार्टी के बारे में ना तो जानकारी है ना ही समझ है। अभी यहाँ पे ओंकार जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के लीडर आ गए, आईएनएलडी से लीडर आ गया, भारतीय जनता पार्टी क्या है। इनको ये शायद जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, देश की एकमात्र पार्टी, मैं ये खुल के कहता हूं, जिसकी एक आइडियोलॉजी है, जिसकी एक फिलॉसफी है। बाकियों से पूछ के देखिएगा भैया आपकी आइडियोलॉजी क्या है। अभी एक साहब ये कह रहे थे कि देखिए आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, मतलब जो ये कह रहा है कि पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए है और उस पार्टी का नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है और कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही। कोर्ट उनको प्रवीण जमानत अत्रे जी, दूसरी बात, अरे सबको पीछे पता मत है अरे राजनीतिक पीछे मत षड्यंत्र, अरे ठीक है, अरे षड्यंत्र करके आपने आके कह रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्र है, ठीक है भाई, कोर्ट में मामला चल रहा है ना, कोर्ट डिसाइड कर देगा, अभी तो ठीक है, कोर्ट डिसाइड कर अभी लेगा, कोर्ट तो डिसाइड अभी- करेगा। अभी आप उस पर फैसला मत दीजिए ना कि वो राजनीतिक षड्यंत्र, वो कोर्ट को करने दीजिए। देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता तो ये है भी कि फैसला ना देना, नहीं, वो भी इनको भी फैसला नहीं रोकिए, दे सकते इतना- बस, लेकिन आरोप तो है ना, उनके पर आरोप तो हैं, आरोप की बात कर तो रहे हैं। कैसा मैं आरोप, सुनिए अब देखिए, मुझे लगता है दर्शक भी ये सुन के हंस रहे होंगे कि जब आईएनएलडी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि अगर इंडी गठबंधन में आईएनएलडी होती तो ये 10 की 10 सीटें जीत लेते। मतलब कौन पार्टी गठबंधन में होती? जिसको चुनाव में मात्र 0.87% वोट मिले, मतलब 1% भी नहीं मिला जिसको। वो ये बैठ के दावा कर रहा है कि साहब अगर हम भी साथ होते, मतलब 37 पार्टियों के साथ अगर 38 में हम भी होते तो हम कमाल कर लेते, क्योंकि हमारे पास 0.87% वोट है। वो ये दावा कर रहा है यहाँ पे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। अब देखिए, बजरंग जी एक बात कह रहे थे कि साहब कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। हालांकि बजरंग जी आज फिलोसफर की भूमिका में है और ये बात तो मैं भी कहता हूं कि कांग्रेस को खत्म करने की जरूरत नहीं, कांग्रेस खुद ब खुद खत्म हो रही है। मैंने पहले भी कहा और आगे भी कह रहा हूं कि कांग्रेस खुद ब खुद खत्म हो रही है। और बजरंग जी आप अकेले, अभी तो क्या किरण जी को गाली निकाल रहे हो, कल आप शैलजा जी को निकालोगे, परसों आप रणदीप जी को निकालोगे, फिर आप शमशेर गोगी को निकालोगे, फिर आप सुभाष बत्रा को। अरे भैया आपके सभी लीडर आपके खिलाफ बोल रहे हैं, किस किस को गाली निकालोगे? लेकिन कम से कम आप अपने गिरेबान में झांके, आत्म मंथन करें कि ऐसी परिस्थिति क्यों है। आप ही के नेता आप ही की पार्टी की कार्य प्रणाली के बारे में सार्वजनिक मंचों से ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके बारे में विश्लेषण करने लेकिन प्रवीण जी, की बजाय उनका ये कहना है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि किरण चौधरी को उन्होंने कोई पद या सम्मान दिया नहीं, या श्रुति चौधरी को कभी टिकट मिला नहीं, या उनको कभी सांसद बनाया नहीं गया। जब कांग्रेस पार्टी में ही रहते हुए उनको ये सब मिला, तो अचानक से अगर उनको टिकट नहीं मिल रहा तो उनकी राजनीति समाप्त हुई जा रही है। ये तो अवसरवादिता है, ये तो बात बजरंग दास गर्जी की सही है। नहीं आयुष भाई, क्या आपको नहीं लगता कि ये बात किरण चौधरी से जाके पूछनी चाहिए थी? बजरंग जी को जाके पूछ लेना चाहिए था कि आप जो ये कह रही हैं क्या ये सही है या गलत है, तो क्यों गलत है, तो इनको पूछना चाहिए था। मेरा काम तो नहीं है। अब किरण चौधरी जी खुले में कह रही हैं तो तब इन्होंने क्यों नहीं पूछा उनसे कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अगर शैलजा जी ये बात सार्वजनिक मंच से कह रही हैं कि टिकट आवंटन में गड़बड़ हुई है, तो इनको पूछना चाहिए था शैलजा जी से कि आप खुले में क्यों कह रही हैं सार्वजनिक मंच पे, आप इसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं रखती? तो उस वक्त इनको पूछना चाहिए। ये काम पूछने का मेरा नहीं है, लेकिन ये उस वक्त देखिए जिस तरह के हालात मैंने पहले भी बताया, हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा ने जिस पार्टी को जेब में डाल लिया हो, उस पार्टी का कोई नेता अगर अपने नेताओं से ये सवाल ना पूछे या जाके ये ना पूछे कि आपकी समस्या क्या है, आप इस तरह की जो बात की उसका कारण क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी पार्टी के हालात क्या होने वाले हैं। और वही हालात कांग्रेस के बनते जा रहे हैं। अब साहब एक यहाँ पे कह रहे थे देखिए भारतीय जनता पार्टी से जनता परेशान है। मैं हैरान होता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिलती है हरियाणा में। अगर वोटों की बात करें तो कांग्रेस से ज्यादा वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा में। लेकिन जनता परेशान है, ये दावा वो पार्टी का प्रवक्ता कर रहा है जो मात्र 87% का है। अगर कांग्रेस ने ये जो 37 दल इकट्ठे हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी, हालांकि जिन्होंने 22 सीटों पे देश में चुनाव लड़ा और मात्र 3 पंजाब में जीत पाए, जिनका लगभग सब जगह सुपड़ा साफ हो गया, अभी कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं और झूठ का नैरेटिव बनाया
फकत जनता से झूठ बोला, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, 85 रुपए महीना देंगे, इस तरह के झूठ बोल के, झूठ के दम पे अगर कुछ वोट आपने इकट्ठा किए हैं, अब आपको विधानसभा में पता चल जाएगा जब विधानसभा का चुनाव आएगा, क्योंकि काठ की हांडी बार बार तो चढ़ा नहीं करती। जो झूठ आपने बोला, जो झूठ का नैरेटिव चलाया राहुल गांधी से लेके बजरंग दास गर्ग तक ने, वो झूठ का नैरेटिव अब जनता के सामने आ जाएगा। क्योंकि जिन महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वायदा किया था, अब वो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी हैं, अब उनसे बात कीजिए, दीजिए उनको 1 लाख रुपया, लेकिन नहीं, क्योंकि ठीक है। लेकिन प्रवीण जी, एक प्रश्न तो मुझे लगता है कि थोड़ा वैलिड था, और जो बात उठी कि भाई देखिए, बड़ा कद का नेता कोई दूसरी पार्टी से जब आपकी पार्टी में आता है तो पहले से एस्टेब्लिश नेता हो जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, जाहिर है कि उसके ऊपर उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। और ऐसा तो है नहीं कि किरण चौधरी आ रही हैं तो उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी नहीं कि वो परेशान हुई और बीजेपी ज्वाइन कर लिया, फिर इसको कैसे आप भाई आपने देखा होगा, देखिए आपने देखा होगा 2014 के अंदर राव इंद्रजीत सिंह वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आपके सामने ही है। रमेश कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, चौधरी धर्मवीर जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और 2014 की बात कर रहा हूं, और लोकसभा चुनाव में आए थे, और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई। 2019 के अंदर नेता भारतीय जनता पार्टी में आए और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने फिर सरकार बनाई, अब फिर नेता भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सोचना यह है कि दूसरी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में क्यों आते हैं, ये सोचने का विषय, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन लोकतांत्रिक पार्टी नजर आती है, उनको भारतीय जनता पार्टी के विचार बेहतर अच्छा लगता है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, कार्य प्रणाली है, वो अच्छी लगती है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी उनको अच्छी लगती है, राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। होना तो ये चाहिए कि बजाय भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने के ये अपने गिरेबान में झांके। नहीं प्रवीण जी, राजनीति में बड़ी कमाल है। कल तक आपके विरोध में जो थे, आज उनको आपकी आइडियोलॉजी एकदम से अच्छी लगने लग जाएगी, तो इसके मायने समझना। देखिए ऐसा आयुष भाई, जो आइडियोलॉजी होती है, जो विचार होता है, विचार समझ आने की बात होती है। अभी आपने ध्यान दीजिए कि जब धारा 370 हटाई गई, पूरी कांग्रेस ने उसका विरोध किया, राहुल गांधी ने विरोध के अंदर बयान दिए, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने विरोध के अंदर बयान दिए। 2019 में मुझे आज भी ध्यान है, चुनाव से पहले एक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव से पहले एक रैली करके ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। क्या उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पे ध्यान नहीं देना चाहिए था? और उसके बाद लगातार भूपेंद्र हुड्डा से जब यह सवाल पूछा जाता था कि धारा 370 का जो राहुल गांधी ने विरोध किया था, तो आपका क्या कहना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस सवाल से कन्नी काट जाते थे। मतलब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अंदर से यह महसूस करते थे कि धारा 370 हटा के मोदी हमारी पार्टी में बता रहे हैं, देख चुकी है। चौधरी रणजीत सिंह ने क्या कहा खुले तौर के ऊपर, भाई मैं चौधरी रणजीत सिंह ने ये कहा, मैं पार्टी होम में शिकायत करूंगा, आपकी तरह उन्होंने बयानों में कहा। बोलिए सुन लो, सुनीता दुग्गल ने क्या कहा, मेरी टिकट भी खोज ली, मेरी नौकरी भी चली गई, जिसको मैं 3 लाख कुछ 50,000 वोट से हराया। ये बयान आयुष जी के पास होगा, आयुष जी को बोलो चला देगा। तकलीफ हो रही है, सोनीपत के कैंडिडेट से सुन लो। और जहां तक कि आपने कहा, रमेश कौशिक से जाके पूछ लो उसके दिल के अंदर क्या है, सुनीता दुग्गल से पूछ लो, कुलदीप बिश्नोई से पूछ लो, साथियों पता लग जाएगा। आप सोचते हो भी ये स्थिति हो रही है, आप कहते हो भी टिकट गलत वितरण हुई, मैं आपको ये भी क्लियर कर, मैं नहीं कह रहा हूँ, शैलजा जी ने कहा, भाई मैंने नहीं कहा, ये सुन लो यार, सुन लो, शैलजा जी ने कहा, मैंने नहीं कहा, मुझे ना कहो ना, शैलजा जी ने कहा। ठीक है प्रवीण जी, भी जवाब लेते हैं। आपका कोई नाम ही नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, लोकसभा की जो टिकट वितरण हुई वो मेरिट के आधार पर सर्वे करके हाईकमान ने, और टिकट कमेटी के अंदर बहन शैलजा जी जो हमारी सीनियर नेता है उस कमेटी में शामिल थी। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी CWC कमेटी की मेंबर बहन शैलजा जी भी है, उसमें कोई रोला नहीं, आपके सामने सबने पता है, टीवी पे दिखाया गया भी ऐसे टिकट वितरण हुई है, ये स्थिति है। आपको तकलीफ कहाँ हो रही है? आप कहते थे 10 की 10 सीटें जीतेंगे, रेंग के 5 सीटें जीते हैं, वो भी कांग्रेस की दया के कारण। मैं उकार जी की बात का समर्थन करता हूँ, अगर हमारे किरण जैसे नहीं होते पार्टी में, आप 42 सीट नहीं जीत पाते थे।
गुड़गावा सीट नहीं जीत पाते थे, आप फरीदाबाद सीट नहीं जीत पाते थे, कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमारे जयचंदों ने किया, नहीं तो आप पार्टी का सुशील जी रात तक जीतता हुआ था, सबको पता है, आप इंडिया न्यूज को भी पता है कैसे क्या खेला गया, किस तरह रहेगा। आप आयुषी जी बताइए, आप चुनाव हुए, खुशी के दिन से 0 से हम 5 पे आए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज खुशी के समय में आयुष भाई एक लाइन कुछ कहना चाहूंगा, कोई आदमी पार्टी छोड़ के जाता है। लेकिन गर्ग साहब वो 10 के 10 जीतने के बाद उनकी हरियाणा में पूरी बहुमत की सरकार नहीं बनी, आपकी 5 ही जीतने से पूरी बहुमत की सरकार बन जाएगी, इसकी गारंटी क्या है? गारंटी है, मैं ये बताता हूँ, ये जब 2019 के अंदर 79 सीटों के ऊपर विधानसभा में जीतते थे, जब लोकसभा में जब आयुष भाई एक लाइन में कुछ कहना चाहूंगा, बाद में क्या हुआ, बोले अब की बार 70 पर 40 में अटक गए थे, वही स्थिति है, इनकी सीटें का आंकड़ा गिन लो। आपके भी प्रदेश अध्यक्ष इस बार तो 70 पार की बात कह ही रहे हैं, उदय भान जी कई बार कह चुके हैं इस बार 70 पार। वो 70 पार जो कह रहे हैं, उदय भान जी को बोलिए पहले पार्टी बचा ले, 70 पार तो बहुत दूर की बात है, पहले तो पार्टी बचाई अपनी। पार्टी गई, अभी ये 75 पार कह रहे थे, आप 70 पार कह रहे हैं, अब देखिए कितनी सीटें आती हैं। सुनो आयुषी हकीकत सुन लो आप, दास्ती दी है, हमारे पास तो पार्टी में सैकड़ों नेता रोज ज्वाइन कर रहे हैं, 3 आजाद विधायक भी ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब यहाँ चर्चा हो रही है पार्टी छोड़ के जाने वाली नेता की, ये कहते रोज ज्वाइन कर रहे हैं, कमाल ही कर रहे हो बजरंग जी आप भी। अरे पार्टी छोड़ के जा रहे हैं लोग भाई, आपकी लग जाएगा। लेकिन गर्ग साहब मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, जब चौधरी बीरेन्द्र सिंह आए थे ठीक चुनावों से पहले, तब तो आपने कहा कि देखिए भाई कितनी नाराजगी है, उधर सब हार रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं आपकी पार्टी में, अब आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो कह रहे हैं जयचंद हैं, अच्छा है चले जा रहे हैं। तो उस समय जो आप एक्सक्यूज दे रहे थे, जो तर्क रख रहे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी रख रही है। मैं नहीं रख रही, मैं सही रख रहा हूँ। बीरेन्द्र सिंह आएंगे तो आपकी पार्टी को फायदा है, और किरण चौधरी छोड़ दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो जयचंद है, आपकी पार्टी को नुकसान कर रही थी। केंद्रीय मंत्री था चौधरी बीरेन्द्र सिंह, सीनियर नेता केंद्रीय मंत्री था, जब हमारी पार्टी छोड़ी, हमने कभी विरोध किया? बता दो, एक बयान बता दो कि दूसरी भूपेंद्र हुड्डा के बयान देख लो जाके। अरे कितना विरोध किया, कैसे बात कर रहे हैं गर्ग साहब? वो गए तो क्या क्या नहीं कहा, और जब आए तो आपने कहा कि अब आपकी पार्टी को मजबूती मिल रही है। आपकी पार्टी की एक मजबूत नेता थी कि नहीं थी किरण चौधरी? ठीक है, पार्टी में मैं कहता हूं कि ठीक है किसी बात को लेकर मतभेद था, लेकिन मजबूत नेता तो थी ना किरण चौधरी। मेरी बात सुन लो, आज बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे, एक तरफ आप बोल रहे हो, दूसरे तरफ बोल रहे हो। अच्छा गर्ग साहब एक बात बताओ, क्या किरण चौधरी बंसीलाल की लेगेसी है या नहीं है, ये बता दो मुझे। मेरी बात सुन लो पहला, चलो बता दो ना क्या। ठीक है प्रवीण जी भी जवाब दे रहे हैं, हाँ ठीक है गर्ग साहब जवाब देंगे, ठीक है। हाँ गर्ग साहब, मैं इनकी बात का जवाब देने का बंधक नहीं हूँ। आयुषी में नहीं ठीक है, मेरा भी प्रश्न वही था भाई, बड़ी नेता तो है ना किरण चौधरी जी, अब वो कह रहे बंसीलाल की लेगेसी है कि नहीं है भाई? मेरी बात, बंसीलाल जी के महेंद्रा बेटा को नहीं क्या? अरे तो वो भी तो उसी पर उनकी बहू है, सुरेंद्र सिंह की पत्नी है वो भी। हमने कब कहा कि महिंद्रा जी नहीं है, हम तो ये कह ही नहीं रहे। हमारा सवाल ये है कि क्या वो उनकी लेगेसी है या नहीं है, बस ये पूछते हैं। बंसीलाल जी का परिवार हमारे साथ भी है, भजन लाल का परिवार चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ है। मैं एक बात बताता हूँ, अरे हमने कब इनकार किया? आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब नहीं दे रहे हो। कितना विरोध इन्होंने कर लिया, कितनी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ किरण चौधरी ने बयान दिया, एक बयान भी कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का किरण चौधरी खिलाफ आया? बता दो, किसी टीवी पे, किसी अखबार में कभी भी कंडम किया? बता दो। जो अच्छा नेता होगा, सीनियर नेता होगा, वो कच्ची पक्की बात नहीं कर। आयुष भाई मैं जवाब देता हूँ इनका। चाहता हूँ आप क्या बताओगे? आप सुनिए, आप बहुत बोल लिए। अरे मैं बता देता हूँ, किरण चौधरी जी भी अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करते थे हुड्डा साहब की, और हुड्डा भी अप्रत्यक्ष आलोचना करते थे। ठीक है प्रवीण जी, एक बार बात आ जाए भाई, ठीक है। अप्रत्यक्ष करते थे। नहीं वो यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने डायरेक्ट कोई बयान नहीं दिया ना गर्ग साहब। आज तक नहीं दिया, कोई वीडियो दिखा दो, कोई अखबार की कटिंग दिखा दो। मैं यही कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पूरे तरह से मजबूत है। विधानसभा चुनाव के अंदर
भारतीय किरण जनता चौधरी के पार्टी जाने का के बावजूद भी आप कह मुखिया। रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। ठीक है ओंकार जी, मैं कहता हूँ मजबूत बहुत ज्यादा हुई है। और ज्यादा हो गई। ठीक है, अब हम लोग विधानसभा चुनावों का भी इंतजार करते हैं। ठीक है, रोज का जो आप डिबेट करते हैं, अच्छा नहीं अभी रहेंगे आप डिबेट में भाई, घर साहब आप भी रहेंगे और हम लोग विधानसभा चुनावों के बाद भी रहेंगे, डिबेट में रहेंगे। मैं ओंकार जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है, केवल एक बात पूछनी है आयुष भाई, गर्ग साहब से एक सवाल पूछना है। गर्ग साहब अभी कह रहे थे कि सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से चुनाव जीत जाते, लेकिन किसी का कुछ जयचंदपुर की वजह से नहीं जीते। उस दिन इनकी पार्टी के प्रवक्ता सुरेश रोड तो कुछ और बोल रहे थे, वो तो लगातार यहाँ पे बाल्टी भर भर के गालियां निकाल रहे थे आम आदमी पार्टी को, लगातार बाल्टी भर भर के अनुराग डाडा को गाली निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ बजरंग दास गर्ग कुछ और बोल रहे हैं। पहले आपस में सलाह करके एक मत तो होके आओ कि आप कहना क्या चाहते हो। नहीं ठीक है आपका चलो, एक प्रवक्ता अब वो तो आम आदमी पार्टी को सीट दी थी ना है। उन्होंने, वो तो ठीकरा फोड़ ही रहे थे। ठीक है ओंकार जी, अभी ओंकार आयु जी ये गुमराह करते हैं। सुशील आयुष गुप्ता जी। जी का बयान आया, सुशील गुप्ता जी सबक करा मेरी कांग्रेस ठीक है, नहीं ठीक है, उसके ठीक बाद है दूसरा बयान भी आया, नहीं लेकिन रोड साहब उस दिन कुछ और कह रहे थे। लेकिन ठीक है भाई, रोड साहब ने किस कंटेक्स्ट में कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि वो आप दोनों लोग आपस में क्लैरिफाई करिएगा। ओंकार जी आपने कहा कि ये जो अलायंस बना उसमें अगर इंडियन नेशनल लोकदल होती तो ये तस्वीर बदल जाती। वो कह रहे हैं 0.87% वोट आपको मिला, क्या बदल जाता उससे? ओंकार जी आयुष जी, ये 0.87% का वो व्यक्ति चर्चा कर रहा है जिसने अपनी राजनीति इनेलो में शुरू करी, और इसको विचारधारा कब नजर आई बीजेपी तो मैंने फैक्चुअल सच्चाई बोली है, मैंने गलत क्या बोला? इनेलो टूटने अरे से मैंने पहले गलत क्या नहीं बोला नजर आई ओंकार जी? इनको। मैंने तो फैक्चुअल सच्चाई बोली है कि 0.87% वोट मिल रहा है, देखिए, उससे क्या फर्क पड़ जाता? अरे मैं ठीक है, चलिए प्रवीण जी अभी ठीक है, मैंने गलत क्या बोला? अभी ओंकार जी का गलत समय क्या बोला? नहीं वो ठीक है, उस बात पर भी आएंगे। वो ये कह रहे हैं विचारधारा वाली बात पर वो गए। ठीक है, एक सेकंड। हाँ ओंकार जी, आयुष जी, बीजेपी के जितने प्रवक्ता है ना, सारों को एक बीमारी है बीच में बोलने की, अपनी वारी पे बोले। अरे भाई आपसे सवाल अगर पूछने अमल पे आप करें। तकलीफ लगते हो यार। ठीक है, आपसे सवाल पूछते हैं आप नाराज हो जाते हो। ओंकार जी नाराज क्यों होते हो? नहीं प्रवीण जी एक सेकंड, अभी ओंकार जी का समय। ओंकार जी आयुष जी, इनको बोलिए कि 2 मिनट के लिए चुप हो जाए, मेरे को बात पूरी करनी है। ओंकार चलिए कर लीजिए। इनको ये कब पता लगा कि बीजेपी एक विचार है? जब इंडियन नेशनल लोकदल में टूट होगी तब इनको पता लगा कि बीजेपी एक विचार है। ये जो थाली के बैंगन होते हैं ना, राजनीति का ऐसा हत्या है हो- ओंकार जी, 2014 के आपको बाद सिखाने वाला ये बातें नहीं। देखिए, सुनिए देखिए आयुष जी, इनको मना कीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, आपने जो व्यक्तिगत कहा है ना, ये जो आपको ज्ञान है मेरे सिखाया हुआ है, पहले तो इसको समझिए। जो गुरु होता है ना उसके लिए सोच के बोला करते हैं। आपको ये प्रवक्ता मैंने बनाया था, तो आप जैसा गुरु किसी का बनेगा क्या? अरे आप अपनी आपको ये शक्ल तो प्रवक्ता देखो। बनाने वाला मैं हूँ अपनी नहीं ठीक है, देखिए ओंकार जी, नहीं इस तरीके से नहीं। देखिए व्यक्तिगत आक्षेप से दूर रहें, पार्टी की बात करें आप लोग। देखिए व्यक्तिगत मत हो। नहीं ओंकार जी, सुनोगे नहीं ओंकार जी, पूछो इनसे। देखिए प्रश्न ये था, उन्होंने कहा कि 0.85% वोट आपको मिला और आप ये कह रहे हैं कि आप अलायंस के पार्टनर होते तो ये तस्वीर बदल जाती। ये 0.85% से कैसे बदल? बात तो मैं किसी थाली के बैंगन को अपना गुरु नहीं बना सकता। ठीक है, अब आप लोग व्यक्तिगत हो रहे हैं। अरे भाई ठीक है, मुझे लग रहा है। और ओंकार जी देखिए, ठीक है, पर्सनल आक्षेप से बचे। अब पर्सनल देखिए, पर्सनल होंगे ओंकार जी, ऐसे नहीं। ओंकार जी पर्सनल होंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। ओंकार जी पर्सनल होंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। पार्टी की बात करें, पार्टी की बात करें। ठीक है, कौन किसका गुरु है, कौन किसका शिष्य है, मुझे इस पर कोई चर्चा नहीं करनी। कौन किसका गुरु है, कौन किसका शिष्य। मैं ये कह रहा हूं कि कोई पर्सनल अटैक ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि अगर इंडिया अलायंस का पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल होता तो ये तस्वीर बदल जाती। उनका सीधे सा काउंटर ये था 0.85% वोट आपको मिला, ये तस्वीर कैसे बदलती? मुझे बस इस पर जवाब दीजिए। आयुषी, मैं बताता हूँ, जब ये चुनाव मोदी वर्सेस नॉन मोदी वर्सेस जनता होके रह गया, तो चुनाव की जो वोट की 2 हिस्सों में बट गई। क्षेत्रीय दल को वोट नहीं मिली, चाहे हम है चाहे दूसरे क्षेत्रीय दल है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जो कह रहे हैं मेरे गुरु है, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ऐसा सा बेवकूफ इंसान मेरा गुरु नहीं टीवी के ऊपर बिठाया मैंने। अपनी शक्ल देखे जाके ये थाली का बैंगन मेरा गुरु ये जो बनेगा। टीवी देख रहे हो ना, बैठ के भाषण दे रहे हो, ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ है। आपको कौन भेजता है डिबेट में? क्या पता आपको प्रवक्ता क्या होता है? ये बताओ यहाँ पे। अरे आप जैसे थाली के बैंगन का स्वीकार करना सीखो। नहीं ठीक है, देखिए अब आप अगर इस स्तर पर डिबेट करनी है ओंकार जी, नहीं अगर इस स्तर पर डिबेट करनी है, थाली का बैंगन ये मेरा गुरु नहीं, वो मेरा शिष्य नहीं, मुझे लगता है कि फिर इससे ये समझ में आता है कि या तो तार्किक जवाब नहीं है या तो पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करनी है। ये सिर्फ डिरेल करने की बात है, ऐसे नहीं होगा। नवीन जी देखिए, मैं 0.87% की बात कर चुका सारा हूं। दिन मेरे चक्कर का नहीं तो बस ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए इस तरीके से पर्सनल अटैक ना करें। आप किसी को थाली का बैंगन बोलेंगे तो फिर इस तरह के
अटैक का जो जवाब है वो वैसा ही आना है। ठीक है प्रवीण जी, हो गया, मुझे लगता है कि बस अब इसको यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ। सर आपसे भी मेरा यही सवाल है, आप क्योंकि विचारधारा की जब बात कर रहे थे तो आपकी विचारधारा भी भाई अभी तो जो अलायंस में गए आप उससे तो मैच करती नहीं, फिर जब लोग छोड़ के जा रहे हैं तो उस पर इस तरह के प्रश्न क्यों? देखिए सर, पार्टी में मैंने पहले भी कहा कि पार्टी में आवागमन लगा रहता है, पर भारतीय जनता पार्टी मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारे जो नेता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं ना, उनका थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से आए हुए नेताओं के साथ क्या किया और उनका क्या बना, वो मैं सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ। एक हमारे पवन कुमार बिन्नी होते थे, विधायक बने थे आम आदमी पार्टी में, उनका आज कहीं नामो निशान नहीं है। एक हमारे शाजिया इल्मी होती थी, उनका आज कोई अता पता नहीं कहाँ पे शाजिया इल्मी है। कपिल मिश्रा विधायक बने, मंत्री बने, उनका आज कहीं नहीं पता कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। किरण बेदी जो इन्होंने सीएम उम्मीदवार बनाई थी, उनका राजनीतिक इन्होंने राज्यपाल बनाया, वो एक अलग विषय है, उनका भी राजनीतिक भविष्य पहले के इसमें है। अगर हरियाणा की बात करें, अशोक तंवर गए थे इनकी पार्टी में, जनता ने क्या हालात करे अशोक तंवर के सबको पता है। तो आवागमन में लगा रहना, एक नेता दूसरी पार्टी में चला गया अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, वो एक बात है। एक नेता चला गया कि मेरी विचारधारा नहीं मैच कर रही, मुझे किसी दूसरे एजेंडा के लिए वो काम करना है, वो दूसरी बात है। अल्टीमेटली आप जनता के लिए आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है वो महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा से रिआइटरेट करना चाहता हूं, हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है, जिस प्रकार से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था का जो बेड़ा गर्क किया है, जिस प्रकार से सरकारी स्कूल इन्होंने बंद करे हैं, जिस प्रकार से इन्होंने एक भी नई अध्यापकों की बड़ी भर्ती हरियाणा प्रदेश सबके सामने साफ है। अगली बात करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था का बेड़ा गर्क किया है। अगर हम बात करें महंगाई की, तो यही बात तो इंडियन नेशनल लोकदल भी कहेगी ना भाई, इंडियन नेशनल लोकदल भी यही बात कहेगी चुनाव में जाएगी, जननायक जनता पार्टी भी यही बात कहेगी चुनाव में जाएगी, कांग्रेस तो ऑलरेडी जा ही रही है इन मुद्दों के साथ। तो आपके पास क्यों जनता आ जाएगी? ये तो हमेशा, ये तो कल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसी डिबेट में कह रहे थे कि पास तो वोट ही नहीं है हरियाणा में, और फिर इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे तो जनता आपके साथ क्यों जुड़ेगी? उसके पास इंडियन नेशनल लोकदल, अगर क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। मैं बोल लेता हूँ सर, मैं बोल लेता हूँ। आयुष जी देखिए, जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा की जनता स्वास्थ्य महंगाई में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश को पहले नंबर पर लेके, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, एमएसओ की रिपोर्ट कह रही है, हरियाणा प्रदेश की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है। जिस प्रकार से हरियाणा में आज बिजली के कट लगते, जिस प्रकार से हरियाणा में मुद्दे लेकर के आप लोग गए थे भाई आदमपुर के उपचुनाव में भी क्या हुआ सबने देखा। देखिए उसमें सबको कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो भी देखा। ये सारे डाटा, ये सारे फैक्ट्स कोट किए जाते हैं कि आपके कैंडिडेट को वोट कितना मिल रहा है, और कांग्रेस के साथ लड़कर के भी आपने देख लिया नवीन जी, कांग्रेस के साथ लड़कर के लोकसभा चुनाव भी देख लिया, कैंडिडेट हार गया आपका। आयुष 10 सेकंड होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, आदमपुर का जो चुनाव था वो उपचुनाव था, उपचुनाव में लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी के एक ही कैंडिडेट गुप्ता जी जो कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, चुनाव लड़ रहे थे। 5.25 लाख वोट, 5,13,000 वोट लगभग आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को आई, और हमने एक कड़ी टक्कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्सपोर्टेड कैंडिडेट था, इनका इंपोर्टेड जो कैंडिडेट था, नवीन जी ने जिसको कल तक चिल्ला करिए कोयला चोर कह रहे थे, यही तो कह रहे भाई, तो कांग्रेस का वोट था जो आपको मिला, वो कांग्रेस का वोट था जो मिला, आम आदमी पार्टी का वोट ही नहीं था। यही बात तो कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, और उनका तो ये भी कहना था कि सुशील गुप्ता की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो वो जीत जाता कांग्रेस का, अगर होता तो। मतलब वो तो अगर वो अपने शीर्ष नेतृत्व के फैसले को ही नहीं मान रहे हैं, उसी को अगर डिनाई कर रहे हैं, उसी को गलत बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर। ठीक है, पार्टी का इंटरनल मामला है या एक्सटर्नल मामला है, मैं ये जनता पे छोड़ता हूं। चुनाव है वो बिल्कुल मुहाने पर है, लेकिन उसके पहले किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जैसे बड़े नेता अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो ये अपने आप